हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के रैपिड रिवीजन सीरीज में। हम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज के अंतर्गत टॉप 30 क्वेश्चन का हम लोग शीट बनाए हैं, जिसमें हम लोगों का झारखंड जीएस भी होगा और सामान्य अध्ययन के भी क्वेश्चन होंगे। इसमें साइंस के भी क्वेश्चन होंगे जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जेपीएससी और जेएसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन सीरीज को। 30 क्वेश्चन में आप कितने का प्रश्न का जवाब जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो जिला उद्योग केंद्रों की संख्या जो है वो कितनी है? 12। ये सारे जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 12 हैं जिला उद्योग केंद्र। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। झारखंड में 12 जिलों यथा रांची, धनबाद, चाईबासा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, हजारीबाग, गुमला, पलामू, लोहरदगा एवं गिरिडीह में जिला उद्योग केंद्र हैं। जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम जिसकी शुरुआत कभी है 1978 में राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। और मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के साथ साथ ग्रामोद्योग का विकास और सतत संचालन में सहयोग करना है। जिला उद्योग केंद्र की भूमिका एक संगठन की तर्ज पर कार्य करना होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम एश का उत्पादन करने वाली पहली खदान के बारे में पूछा गया। तो पहली खदान जो है जो व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करे, जादूगोड़ा खदान। देश की सर्वप्रथम यूरेनियम खान जादूगोड़ा में 1967 ईस्वी में प्रारंभ हुई। डेट भी आप याद रखेंगे। टावर माउंटेन फ्रिक्शन वाइंडर के साथ इसके शाफ्ट को चालू किया जाना भारत के खनन उद्योग के लिए तकनीक के रूप में मील का पत्थर साबित हुआ। जादूगढ़ यूरेनियम के खान 1967 याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 to 13 जेपीएससी में पूछा गया था ये प्रश्न। लाख जो इसको लाह या लाख बोलते हैं कि किस किस्म के उत्पादन में का योगदान झारखंड में सबसे ज्यादा है? तो ये झारखंड में सबसे ज्यादा है जो कतकी लाह के उत्पादन में झारखंड का योगदान जो है सबसे ज्यादा है। फसल चक्र के आधार पर लाह को देखिए 4 प्रकार में होते हैं: बैसाखी, जेठवी, कतकी और अगहनी। झारखंड में सबसे अधिक लाह कतकी किस्म का उत्पादन होता है। गौरतलब है कि लाह का उत्पादन झारखंड करने में झारखंड जो है भारत का अग्रणी राज्य है। राज्य में प्रति वर्ष 15 से 16 हजार टन लाह का उत्पादन किया जाता है। यहाँ के अधिकतर लोगों की यह खेती जीवन जीने का प्रमुख आधार है। 17 अप्रैल 2023 में लाह की खेती को कृषि का दर्जा प्राप्त हुआ है। कब हुआ है? 17 अप्रैल 2023 को। ये भी आप याद रखेंगे। राज्य को यह टैग दिलाने में रांची के नामकुम स्थित राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान का अहम रोल है। जो कृषि का दर्जा मिला है, यह टैग दिलाने में किनका योगदान है? तो राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान का। इससे पहले भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र और भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान के नाम से जाना जाता था। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र और भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान के नाम से जाना जाता था। झारखंड में ग्रामीण विकास के विभाग के अंतर्गत कार्यरत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS जिसको बोलते हैं की ओर से लाह की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ रिवीजन है। 11 to 13 जेपीसी में भी पूछा है। धारा 17 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति है जिसने कितने वर्षों तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि को लगातार धारित किया हो। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के शुरू होने से पहले या उसके बाद कितने वर्षों तक लगातार भूमि को धारित किया हो, जो बंदोबस्त रैयत कहलाएगा। तो वो है 12 वर्षों तक। बंदोबस्त रैयत ऐसा रैयत है जिसने इस नियम के लागू होने से पूर्व या बाद में 12 वर्ष तक लगातार भूमि धारित किया हो, उसे बंदोबस्त रैयत हम लोग मानते हैं। साथ ही जब कोई व्यक्ति रैयत के रूप में भूमि धारण करता है तो वह रैयत की अवधि के 3 वर्ष बाद ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। 3 वर्ष के बाद ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यदि कोई रैयत धारा 74 के अधीन या वाद के जरिए भूमि पर कब्जा वापस लेता है तो जमीन के 3 वर्ष से अधिक समय तक जमीन का मालिक नहीं रहने के बावजूद वह बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। यह है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? तो यह धारा आपका है 20। धारा 20 क्या कहता है? तो धारा 20 के अनुसार विक्रय, दान, बंधक, विक्रय पत्र, पट्टा या इकरारनामा के द्वारा अपनी जोत का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति को कर सकता है, लेकिन यदि अधिकार अभिलेख में इसका प्रावधान उल्लेखित है, जो प्रावधान उल्लेखित है उसी के तहत आप विक्रय, दान, बंधक, विक्रय पत्र, पट्टा या इकरारनामा द्वारा अपना जमीन का हस्तांतरण दूसरे को कर सकते हैं। ये धारा 20 जो है संथाल परगना का धारा 20 ये कहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिमडेगा जिला गुमला से कब अलग हुआ था? तो सिमडेगा जिला गुमला से अलग हुआ था, याद रखेंगे, 30 अप्रैल 2001 को। 30 अप्रैल 2001 को गुमला जिला को विभाजित कर बनाया गया था सिमडेगा जिला। गुमला जिले में एक अनुमंडल है।
गुमला जिले के एक अनुमंडल, मतलब सिमडेगा जो अनुमंडल था वो गुमला जिले के अंतर्गत पहले था, तो एक अनुमंडल और 10 प्रखंड को पृथक करके सिमडेगा जिले का गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न का देखते हैं। इनमें से कौन सा रांची का एक प्रसिद्ध बाजार है जो लंबे समय से विभिन्न प्रकार के खरीदारों की जरूरतों को पूरा करता रहा है? तो ये हम लोग देखे थे, कौन बाजार है? मित्रा बाजार, जिसका नाम है मित्रा बाजार, जो लंबे समय से विभिन्न प्रकार के खरीदारों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंडो आशियाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? आपको इसका आंसर पता होगा, यह है रामगढ़, रामगढ़ के भुरकुंडा में। किस देश के सहयोग से बना है? तो जापान के सहयोग से भदानी भुरकुंडा रामगढ़ में अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया, जिसे इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। झारखंड में कांच उद्योग के अन्य केंद्र हैं आपके कांडरा है जो कि सरायकेला खरसावां में है, कतराश है जो कि धनबाद में है, अम्बोना जो है धनबाद में है। कांच उद्योग को कच्चे माल की प्राप्ति राजमहल की पहाड़ी, मंगल घाट एवं पत्थर घाट से होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैद में हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? तो प्राकृतिक आवास जो प्रदान करता है वो है बिरसा मृग विहार, हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। झारखंड में बिरसा मृग विहार कैद में हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। बिरसा मृग विहार कहाँ पे है? तो रांची खूंटी मार्ग पर खूंटी जिले के कालामाटी में स्थित है यह। इसका उद्घाटन जो है 1982 ईस्वी में बिहार के तत्कालीन वन मंत्री थे भूखला भगत द्वारा किया गया था। यह दो प्रकार के हिरणों के निर्माण के लिए संभावित सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य करता है। पहला है सांभर और दूसरा है चीतल, जिसको एक्सिस भी बोलते हैं हम लोग। इस पार्क का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 23 हेक्टेयर है। वन्य जीवों को देखने के लिए इस पार्क के अंदर 3 वॉच टावर बनाए गए हैं। बिरसा मृग विहार जो प्राकृतिक प्रजनन आवास उपलब्ध कराता है हिरणों के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा बोली जाने वाली और मुंडा भाषा से संबंधित संथाली भाषा एक किसकी भाषा है? तो संथाली भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। ये पूछा गया क्वेश्चन कि संथाली भाषा किस परिवार की भाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डोकरा कला का प्रयोग होता है, तो डोकरा कला का प्रयोग कहाँ पे होता है? ऑप्शन है जानवरों के शिकार में, बुलाई में, खेती में या मूर्तियां बनाने में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मूर्ति बनाने में डोकरा कला का प्रयोग होता है। डोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है जो झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इस कला में पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। डोकरा कला का संबंध जो है धातु शिल्प कला से है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? तो उस परिवार को हम लोग बोलते हैं भुइंहारस। क्या बोलते हैं? भुइंहारस बोलते हैं उस परिवार को। उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जब उरांव झारखंड में आए तो उनके हर परिवार के कुल के लोगों ने जंगल को किसी उपयुक्त भाग को चुना, जंगलों को साफ सुथरा करके कृषि योग्य भूमि बनाया, साथ ही उसी में झोपड़ियां भी बनाई। सबसे पहले जंगल साफ करके खेती बनाने वाले भूइंहर कहलाए। और भूइंहर का अर्थ क्या होता है? तो भूमि का स्वामी होता है, इसलिए उनकी भूमि भूइंहर भूमि कहलाई तथा उनके द्वारा बसाए गए गांव को भूइंहर गांव कहा गया। जबकि बाद में आने वाले उरांव रैयत या फिर जेठ रैयत कहलाए। तो भूइंहर क्या हो गए? तो उरांव वो उरांव जो आए, जंगल को साफ किया और खेती के लिए जमीन को तैयार किया, उस परिवार को हम लोग भुइंहारस बोलते हैं और इसको भूइंहर भूमि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जनजातीय अनुसंधान संस्थान को वर्ष में स्थापित किया गया, किस वर्ष स्थापित किया गया? तो किया गया 1953 में जनजातीय अनुसंधान संस्थान को। जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की बात करें तो 31 अक्टूबर 1953 को भी। कल्याण विभाग द्वारा संचालित यह जनजातीय संग्रहालय झारखंड की आदिवासी संस्कृति और जनजातीय जीवन और कला का अद्भुत केंद्र है। कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। आदिवासियों के विकास से संबंधित मामले में इस अनुसंधान संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह संस्थान राज्य के आदिवासियों की सूची बनाता है। काम क्या है? सूची बनाना राज्य के आदिवासियों की। संस्थान द्वारा आदिवासियों की भाषा, रहन सहन, खान पान एवं संस्कृति पर शोध अध्ययन किया जाता है। मोराबादी रांची में स्थित इस संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान कर दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नाम बदल दिया गया है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान कर दिया गया है। और इसका जो कहाँ पर है? ये तो मोराबादी रांची में स्थित है। मोराबादी रांची में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके बनाई गई। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1960 को तत्कालीन बिहार विश्वविद्यालय
जो मुजफ्फरपुर में था से अलग कर किया गया था। यह झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है, रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय को विभाजित किया गया, फिर 1992 में बनाया गया विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। 2009 में बनाया गया नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, और 2009 में ही कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, और 2019 में बनाया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची का गठन किया गया है। ये सारे डेट आप लोग याद रखेंगे। रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर, कोल्हान और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है आपका हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना और कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो हमारी धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य है भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। हमारी धरोहर योजना भारतीय संस्कृति की समग्र कल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, आइकॉनिक प्रदर्शनियों को क्यूरेट करना, साहित्य दस्तावेजों का संरक्षण, कैलीग्राफी आदि को सहायता एवं संवर्धन तथा अनुसंधान एवं विकास है। यह योजना भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही हमारी धरोहर योजना। किसके द्वारा? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। ये 15 हम लोग अभी झारखंड का क्वेश्चन देखे। अब नेक्स्ट जो हम लोग 15 जीएस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप देखने का कोशिश करें आपको कितने का प्रश्न का उत्तर आ रहा है। देखिए यह है, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी अन्य सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? तो मंत्री के अलावा जो किसी भी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाएगा विधेयक, उसको हम लोग निजी विधेयक कहते हैं। संसद के किसी मंत्री के अलावा किसी भी अन्य सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को निजी सदस्य विधेयक कहते हैं। संसद के किसी भी अन्य सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। वहीं मंत्री द्वारा पेश किए गए विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। गैर सरकारी विधेयक शुक्रवार को पेश किए जाते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। संसद में विधेयक पेश करने से कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। विधेयक को संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा में 3 बार वाचन होता है। इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आयोडीन की कमी के कारण से बढ़ सकता है, क्या बढ़ सकता है आयोडीन की कमी के कारण? तो थायराइड बढ़ सकता है आपका। आयोडीन की कमी से थायराइड बढ़ता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि ज्यादा मेहनत करती है और बढ़ सकती है, जिसे क्या कहते हैं? गंडमाला कहते हैं। आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन बनाने में दिक्कत होता है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म, अल्प सक्रिय थायराइड हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्रायोजेनिक विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है? तो क्रायोजेनिक विज्ञान जो है वो लो टेम्परेचर से संबंधित है, निम्न तापमान से संबंधित है। रॉकेट वगैरह में इसको यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक विज्ञान निम्न तापमान पर सामग्रियों के उत्पादन और व्यवहार का अध्ययन है। क्रायोजेनिक गैसों का उपयोग जमे हुए भोजन के बड़े द्रव्यमान के परिवहन में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक स्थान होता है? तो कणों के बीच सबसे अधिक स्थान किस में होगा? आपके ऑप्शन थे तरल, ठोस, प्लाज्मा और गैस। तो गैस में पता है आपको कि गैस में कणों के बीच सबसे अधिक स्थान होता है। गैस अवस्था में कणों के बीच सबसे ज्यादा स्थान होता है। गैस अवस्था में कणों के बीच काफी खुला स्थान होता है, जिसे संपीड़ित किया जा सकता है। गैस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल बिल्कुल बहुत कम होगा या नहीं के बराबर होगा। इस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा उसके बीच आकर्षण बल से ज्यादा होती है। इस अवस्था के कण निरंतर सीधी रेखा में गति करते हैं। ये सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से भारत के किस राज्य में दियोनी नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं? ये पूछा गया है क्वेश्चन। दिवेनी नस्ल के मवेशी कहाँ पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। दिवेनी नस्ल के मवेशी जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के उत्तर, दक्षिण और दक्षिण भागों में पाए जाते हैं। इन गायों का दूध उत्पादन अच्छा होता है और बैल काम के लिए सही होते हैं। कौन? दियोनी नस्ल की मवेशी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में सदाबहार क्रांति किसने शुरू की थी? तो सदाबहार क्रांति की शुरुआत एस.एम. स्वामीनाथन को श्रेय जाता है। सदाबहार क्रांति शुरू करने में हरित क्रांति के भी जनक थे एस.एम. स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है वो प्रदान की गई संसद को। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? वैसी शक्तियां जो न राज्य सूची न संघ सूची में आती हैं। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची तीनों में किसी में नहीं आती, वो सारी शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां हैं।
और उसमें कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। ऐसा बोला गया है अनुच्छेद 248 के तहत। अनुच्छेद 248 के तहत क्या है, अवशिष्ट शक्तियां, संसद को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है। अवशिष्ट शक्तियों का विचार का बात करें तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखें, चंद्र ग्रहण केवल इन दिनों में देखा जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? नया चंद्र दिवस के दिन, पूर्ण चंद्र दिवस के दिन, प्रत्येक माह का पहला रविवार या फिर भारतीय कैलेंडर के अनुसार माह का पहला दिन। तो चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा को होता है। पूर्ण चंद्र दिवस के दिन चंद्र ग्रहण आपको देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दौरान ही हो सकता है। जब क्या होता है चंद्र ग्रहण में, क्या होता है, चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के विपरीत दिशा में हो। चंद्रमा और सूर्य क्या हो, पृथ्वी के विपरीत दिशा में, एक तरफ सूर्य हो और दूसरी तरफ चंद्रमा हो। उस समय चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्र ग्रहण होता है। हालांकि अधिकांश पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा की थोड़ी झुकी हुई कक्षा उसे पृथ्वी की छाया के ऊपर या नीचे ले आती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो मुद्रा का वैल्यू कम हो जाना। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अगर आपकी मुद्रा का मूल्य घट गया तो ये मुद्रा का अवमूल्यन कहना, इसको बोलते हैं हम लोग मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का वैल्यू घट जाना। यह है जब कोई देश अपनी मुद्रा के विनिमय के अधिकृत दरों में अन्य देशों की मुद्राओं के सापेक्ष में कमी करता है तो मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य भुगतान संतुलन में बढ़ रहे घाटे को कम करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? तो प्रकाश का विसरण या प्रकीर्णन हम लोग बात करें तो ये होता है धूल कण जो वातावरण में मौजूद हैं, उससे जो लाइट है स्कैटर कर जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, प्रकीर्णन हो जाते हैं। तो क्यों होता है? तो धूल कण के कारण ऐसा होता है। बात करें यहाँ पे क्या, तो धूल कण की वजह से होता है। माध्यम से कणों का द्वारा प्रकाश अन्य दिशाओं में विकृत कर देने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो प्राणदायी गैस है पौधों के लिए। वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों में CO2 की मात्रा की बात करें तो 0.03% होता है। एक और ऑप्शन हीलियम दिया हुआ था। हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस है और इसका उपयोग हम लोग गुब्बारों को भरने, मौसम संबंधी अध्ययन, ठंडी वायु वाली नाभिकीय पट्टी में होता है हीलियम का उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विषाक्त मास्टर गैस कैसी होती है? विषाक्त मास्टर गैस जो है कैसी होती है, किस अवस्था में होती है? या क्या वो गैस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में? तो ये जो होती है वो द्रव अवस्था में होती है आपकी विषाक्त मास्टर गैस। ये सारे के सारे PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तैयारी ध्यान से करते रहें। विषाक्त मास्टर गैस कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होती है। मास्टर गैस सल्फर मास्टर का एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग रासायनिक शस्त्र के रूप में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को कहा जाता है चार्टर। क्या कहा जाता है? चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र भी कहा जाता है। यह एक संधि है जिसे अक्सर संविधान माना जाता है। संधि है, समझौता है ये। यह चार्टर 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संगठन के लिए बनाया गया था। इस चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इस चार्टर में एक प्रस्तावना भी है और 111 अनुच्छेद है संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में। यह चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों, सदस्यता के मानदंडों, संस्थाओं और उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। यह चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मानवाधिकारों का सम्मान करने और आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और विश्व शांति के लिए काम करने का प्रावधान है इस चार्टर में। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चार्टर बोलते हैं। रिपीटेड पूछा गया क्वेश्चन है JPSC में। नेक्स्ट देखिए, SI मेंस में एक प्रश्न पूछा गया था। BCCI ने टीम इंडिया के चयन के लिए परीक्षा अनिवार्य मानदंड बनाई है। तो कौन सा परीक्षा का लिया जाएगा? तो यो प्रतियोगी परीक्षा देना पड़ेगा BCCI में चयन के लिए। BCCI ने टीम इंडिया के चयन के लिए यो टेस्ट अनिवार्य किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घोषणा की कि टीम इंडिया का हिस्सा बनने के लिए अब खिलाड़ियों को यो टेस्ट पास करना ही होगा। यो टेस्ट पहले फुटबॉल और रग्बी जैसे खेलों में आजमाया जाता था, लेकिन अब इसे क्रिकेट के लिए भी अनिवार्य किया गया है। ध्यान रखेंगे यो टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। गाजर का लाल रंग का बात करें तो उसमें बीटा कैरोटीन के कारण है ऐसा होता है। प्याज का लाल रंग एथोसाइनिन के कारण होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 73वां
अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता? ऑप्शन आपके असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश दिए हैं। तो नागालैंड और मणिपुर दोनों ही आंसर हो जाएंगे इसमें, जिसमें 73वां अधिनियम लागू नहीं होता। हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिन राज्यों पर लागू नहीं होता वे हैं आपके नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र हैं जिसमें जिला परिषदें हैं। जम्मू और कश्मीर और दिल्ली एनसीआर ये भी सारे स्टेट में आपके भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 लागू नहीं होता। तो ये हम लोग का आज सेट 1 था, रैपिड रिवीजन का सेट 1। अगर आपको ये पसंद आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह के सेट हम और आगे बनाते रहेंगे ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके। और आगे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।